गुड मॉर्निंग क्लास। हम डिस्कस कर रहे थे शुक्राणु जनन की प्रक्रिया या स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया। इसे हमने दो भागों में डिवाइड करा था कि पूरी जो शुक्राणु जनन की या स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है उससे दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहली थी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड या इसे हम कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोसिस या स्पर्मेटिड का निर्माण, और दूसरी जो स्टेज थी या दूसरा जो बाकी का पार्ट था वो था स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें एक स्पर्मेटिड है वो एक फंक्शनल स्पर्म के अंदर कन्वर्ट होता है। तो यहाँ हम जो फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड या स्पर्मेटिड का निर्माण है, हम उसको आगे कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो स्पर्मेटिड की जो बनने की जो पूरी प्रक्रिया है या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड की जो स्टेप्स है, इसको फिर से तीन स्टेप्स में फिर से डिवाइड किया गया है। सबसे पहली है मल्टीप्लीकेशन फेज या गुणन प्रावस्था, दूसरी है ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था, तीसरी है मैच्योरेशन फेज या परिपक्वन प्रावस्था। यहाँ हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन फेज या गुणन प्रावस्था को। गुणन प्रावस्था के अंदर क्या होता है कि कंटिन्यूसली जो जर्म सेल्स होती है या प्रीमोर्डियल जो जर्म सेल्स होती है वो लगातार माइटोसिस परफॉर्म करती है या डिवीजन करती है, समसूत्री विभाजन वो लगातार करती रहती है, और जिसके रिजल्टेड जो जर्म सेल्स है वो कन्वर्ट हो जाती है स्पर्मेटोगोनिया या शुक्राणु मात्र कोशिका ठीक है। तो जो जर्म सेल्स होती है वो लगातार माइटोसिस या समसूत्री विभाजन प्रदर्शित करती है, और उसका एक ही मेन मोटिव होता है अपनी जो नंबर है उसको हमेशा मेंटेन करके रखना, क्योंकि किसी भी सेल की अगर बात करें तो उसकी एक पर्टिकुलर लाइफ होती है। तो यहाँ पे जो सेल की एक नंबर है वो फिक्स तो हालांकि नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक फिक्स क्वांटिटी, एक फिक्स मात्रा होती है कि इतनी मात्रा के अंदर तो जर्म सेल्स जो है वो होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे जो जर्म सेल्स होती है वो लगातार माइटोसिस करती है, और माइटोसिस या समसूत्री विभाजन हमने पढ़ रखा है कि जो समसूत्री विभाजन होता है तो जो नई कोशिका उत्पन्न होती है या नई जो सेल उत्पन्न होती है वो डिट्टो अपनी पेरेंट्स की कॉपी होती है, सिर्फ साइज का फर्क होता है जो वो बाद में गेन कर लेती है। ठीक है। तो जो मल्टीप्लिकेशन फेज है इसका एक ही लक्ष्य या एक ही मोटो है, अपनी जो संख्या है, जो टोटल नंबर है जर्म सेल्स की, उसको मेंटेन करके रखना। तो जब जर्म सेल्स सबसे पहले डिवीजन करती है तो वो स्पर्मेटोगोनिया या शुक्राणु मात्र कोशिका में कन्वर्ट हो जाती है, और जो शुक्राणु मात्र कोशिका है ये फिर से लगातार विभाजन करती रहती है, ये माइटोसिस करती रहती है, और लगातार स्पर्मेटोगोनिया है वो बनाती रहती है, उनकी जो नंबर है वो बढ़ाती रहती है। तो जर्म सेल जो है वो अभी तक एक डिप्लॉइड कोशिका है या डिप्लॉइड सेल है या द्विगुणित है। और तो सेम माइटोसिस की अगर बात करें तो अगर डिप्लॉइड कोशिका विभाजन करती है, माइटोसिस करती है, तो वो वही होगी जो पेरेंट्स है। तो यहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनिया है वो भी डिप्लॉइड सेल ही होगी। तो कुल मिला के यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो फेज है उसका एक ही मोटो है, नंबर ऑफ जर्म सेल्स को मेंटेन करके रखना। हालांकि इनका नंबर वैसे फिक्स नहीं होता है कि हाँ इतने होने चाहिए। इसके अलावा मैंने सर्टोली कोशिकाएं जब हमने डिस्कस की थी या सर्टोली सेल्स हमने डिस्कस की थी, तो वहां पे एक हार्मोन का मैंने नाम लिया था इनहिबिन। सर्टोली जो सेल्स होती है वो इनहिबिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है। इस हार्मोन का काम होता है कि जो टेस्टिस के अंदर नंबर ऑफ जर्म सेल्स है या नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया है उनको फिक्स करके रखना कि ये हद से ज्यादा भी नहीं हुए, क्योंकि अगर ये ज्यादा होंगे तो ये ब्रेन को सिग्नल देंगी और इनके डिवीजन को कंट्रोल में ले आएगी। तो यहाँ पे इनहिबिन का काम होता है जो शुक्राणु मात्र कोशिका है या स्पर्मेटोगोनिया है उनकी जो नंबर है उसको कंट्रोल करना कि ये कम भी नहीं हुए तो बहुत ज्यादा भी नहीं हुए, ये इस हार्मोन का काम था। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है या जो वृद्धि प्रावस्था है उसके अंदर क्या होता है, किसकी ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनिया है जब तक सिग्नल नहीं मिलेगा, जब तक कोई संकेत या कोई प्रेरणा नहीं मिलेगा,
तब तक ये सिर्फ माइटोसिस ही परफॉर्म करती रहेगी या माइटोसिस ही करती रहेगी और अपनी ही जैसी अपनी जो डॉटर सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन करती रहेगी, ठीक है। लेकिन जब भी इसको सिग्नल मिलता है, जब भी आगे की प्रोसेस को मतलब आगे बढ़ाना होता है, आगे फिर स्पर्म बनाना होता है, तब इसको सिग्नल भेजा जाता है और जब इसको सिग्नल मिलता है तो ये मल्टीप्लिकेशन को छोड़ करके ग्रोथ फेज में आ जाती है या वृद्धि प्रावस्था में आ जाती है। यहाँ पे ये जो स्पर्मेटोगोनिया है या शुक्राणु मात्र कोशिका है, ये कोई भी डिवीजन नहीं करती है, इसमें कोई भी माइटोसिस या किसी भी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होता है। इसका बस एक ही काम होता है कि अपने आप को नेक्स्ट जो प्रावस्था है, मैच्योरेशन फेज है, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना। तो ये बहुत सारे प्रोटीन वगैरह को जमा करना स्टार्ट कर देती है और साइज में जो अपनी पेरेंट्स है या जो नेचुरल उसकी पहले साइज थी उसके तुलना में साइज में वो काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है जब इसको सिग्नल मिलता है। जब तक सिग्नल नहीं मिलता है तब तक यही चीज चलती रहेगी कि स्पर्मेटोगोनिया है वो लगातार डिवीजन करके वापस स्पर्मेटोगोनिया बना रहे हैं, माइटोसिस किए जा रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका माइटोसिस बंद करना है, इसको सिग्नल मिलेगा कि हाँ अब तो आगे की प्रोसेस स्टार्ट करें, यानी स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया है उसको स्टार्ट करो। तो जैसे ही सिग्नल मिलता है तो स्पर्मेटोगोनिया है वो साइज में बड़ी होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर काफी सारे प्रोटीन और अदर जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो ये जमा करना स्टार्ट कर देती है और साइज में जस्ट डबल हो जाती है। जो स्पर्मेटोगोनिया है वो अपनी ओरिजिन साइज से जस्ट डबल हो जाता है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद में लास्ट और इम्पोर्टेंट जो प्रावस्था है वो है मैच्योरेशन फेज या परिपक्वन प्रावस्था। इसमें क्या होता है? मैच्योरेशन फेज के अंदर क्या होता है कि जब एक किसी स्पर्मेटोगोनिया की बात करें तो अब ग्रोथ फेज के बाद में जो स्पर्मेटोगोनिया है वो अब डिवीजन नहीं करेगा, वो अब माइटोसिस तो परफॉर्म नहीं करेगा। तो वो स्पर्मेटोगोनिया जिसने लास्ट टाइम वो किया था, माइटोसिस किया था या समसूत्री विभाजन किया था, या ये मैं कहूं कि जो स्पर्मेटोगोनिया है वो लगातार माइटोसिस करता रहता है और वो स्पर्मेटोगोनिया जो अब आगे माइटोसिस नहीं करेगा, माइटोसिस उसी के साथ ही रुक गया है, अब आगे माइटोसिस नहीं होगा, तो उस स्पर्मेटोगोनिया को ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है ये मैं एक बार फिर से डिस्कस कर लेती हूँ कि स्पर्मेटोगोनिया जब तक सिग्नल नहीं मिलता है, जब तक संकेत नहीं मिलता है ब्रेन से या हॉर्मोन्स के थ्रू, तब तक स्पर्मेटोगोनिया लगातार माइटोसिस करती है, माइटोसिस या विभाजन करके वापस स्पर्मेटोगोनिया बनाती है, फिर डिवीजन करती है, फिर स्पर्मेटोगोनिया बनाती है। लेकिन जैसे ही सिग्नल मिलता है कि हाँ अब माइटोसिस नहीं करना है, तो वो लास्ट स्पर्मेटोगोनिया जो माइटोसिस के रिजल्टेड बनी थी या माइटोसिस से बनी थी, जो अब आगे दोबारा माइटोसिस नहीं करेगी, इसके आगे अब माइटोसिस नहीं होगा, इसके आगे अब अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होगा, तो वो स्पर्मेटोगोनिया जो सबसे लास्ट में बनी है और अब दोबारा माइटोसिस परफॉर्म नहीं करेगी, उसी को ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। नेक्स्ट ये है कि ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना है या प्राथमिक शुक्राणु जनक कोशिका यहाँ पे बनी है, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का आगे क्या फ्यूचर है, आगे इसका क्या भविष्य है, ये हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या प्राथमिक शुक्राणु जनक कोशिका है, इसका आगे क्या फ्यूचर है, ये अब आगे क्या करेगी। ठीक है, यहाँ तक की स्टेप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ तक जो भी कोशिका है या जो भी सेल यहाँ पर है वो सारी की सारी डिप्लॉयड है। ठीक है,
अब यहाँ पे माइटोसिस नहीं होगा, अब यहाँ पे मियोसिस होगा। यहाँ अब एक बार फिर से डिवीजन होने वाला है, लेकिन ये डिवीजन जो है वो माइटोसिस या समसूत्री विभाजन न होकर के ये होगा मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। अगर आपने अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो मियोसिस है वो 2 स्टेप में या 2 पदों में पूरा होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है सिग्नल मिलने के अकॉर्डिंग अब ये मियोसिस परफॉर्म करेगी या अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर परफॉर्म करेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले ये परफॉर्म करेगी मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट के बारे में हम जानते हैं कि यहाँ पे जो होमोलोगस पेयर है या जो समजात गुणसूत्रों के जोड़े हैं, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, वो अब यहाँ पे अलग होंगे। यानी अब ये जो डिप्लॉइड कोशिका है या डिप्लॉइड सेल जो है अब ये हैप्लॉइड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो 2n कंडीशन थी वो ये हो जाएगी। यहाँ पे जो दोनों कोशिकाएं हैं वो हैप्लॉइड स्टेट में आ जाएंगी। तो ये जो मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट के अंदर होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं उनके जोड़े अलग हो जाते हैं। यहाँ पे जो समजात गुणसूत्रों के जो जोड़े हैं वो अब यहाँ पर अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो मियोसिस है उसे रिडक्शन फेज भी कहा जाता है, ये रिड्यूस हो रही है। इसे रिडक्शन फेज भी कहा जाता है। इसमें जो डिप्लॉइड कोशिका होती है वो मियोसिस फर्स्ट परफॉर्म करती है और उसके परिणाम स्वरूप 2 पुत्री कोशिकाएं बनती है जो दोनों हैप्लॉइड होती है। और अब यहाँ पे ये जो 2 कोशिकाएं बनी हैं ये अब ग्रोथ फेज में जाएगी या ग्रोथ फेज में नहीं जाएगी, ये अब मियोसिस सेकंड परफॉर्म करेगी। ये अब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, अब ये मियोसिस सेकंड परफॉर्म करेगी। और जब एक डिवीजन होता है तो एक सेल जो है वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है। और ये जो मियोसिस सेकंड है इसकी खास बात ये है कि ये बिल्कुल माइटोसिस के जैसा ही है। यहाँ पे जितनी गुणसूत्रों की संख्या यहाँ मदर सेल के अंदर रहती है सेम वैसी की वैसी कंडीशन यहाँ पे आपको डॉटर सेल के अंदर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे रिडक्शन जैसा कुछ नहीं होता है जैसा कि मियोसिस फर्स्ट में हुआ था। मियोसिस सेकंड जो है वो बिल्कुल माइटोसिस की जैसे ही है या समसूत्री विभाजन के जैसे ही है। तो यहाँ पे एक अगर सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की बात करें तो यहाँ पे लास्ट में हमें 4 सेल्स मिलती है और ये जो चारों सेल्स है इनको ही स्पर्मेटिड कहा जाता है। ठीक है, ये स्पर्मेटिड है लेकिन नॉन फंक्शनल है या ये अभी कार्यशील नहीं है। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो मियोसिस फर्स्ट परफॉर्म करता है जिसके रिजल्टेड 2 यहाँ पे हैप्लॉइड कोशिकाएं बनती हैं। इन हैप्लॉइड कोशिकाओं को कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये पूरी प्रोसेस थी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड की। इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम एक बार वापस डिस्कस कर लेते हैं पूरी को कि क्या क्या स्टेप्स होती है। इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे जर्म सेल से। सबसे पहले आती है एक डिप्लॉइड जर्म सेल। और जर्म सेल जो है वो डिवीजन के थ्रू बनाती है स्पर्मेटोगोनिया।
और ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये सिग्नल मिलने के अकॉर्डिंग अब माइटोसिस बंद करेगा। ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये डिवीजन करती रहती है और लास्ट, ये यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका स्पर्मेटोगोनिया का लास्ट माइटोसिस था। और हमने डिस्कस किया कि स्पर्मेटोगोनिया जब लास्ट बार माइटोसिस करती है या समसूत्री विभाजन करती है तो जो कोशिका यहाँ पे अब बनती है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाएगी। ठीक है, ये यहां से लेके यहां तक की जो फेज है वो है मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसका क्या फ्यूचर है। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये एंटर करेगी ग्रोथ फेज में। ठीक है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है अब ये अपनी साइज में इंक्रीज करेगी, साइज में ये बड़ी होगी। तो ये साइज में जो इंक्रीज होती है तो ये वाली जो स्टेज है ये कहलाती है ग्रोथ फेज। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आती है मैच्योरेशन फेज, जिसमें ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है जो ग्रोथ फेज में अपनी ग्रोथ पूरी प्रॉपर कर चुकी है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ग्रोथ कर चुकी है, तो अब ये मैच्योरेशन फेज में जाएगी। यहाँ पे दो मैच्योरेशन डिवीजन करेगी, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो सबसे पहले ये जो है मियोसिस फर्स्ट ये परफॉर्म करेगी। ये था मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट के रिजल्टेड जो यहाँ पे हैप्लॉइड सेल्स बनती है ये है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, और जो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ पे बनी है अब ये फिर से मियोसिस सेकेंड परफॉर्म करेगी। ये मियोसिस सेकेंड के रिजल्टेड यहाँ पे एक जो स्पर्मेटोसाइट है वो दो स्पर्मेटिड का निर्माण करेगी या दो स्पर्मेटिड का ये फॉर्मेशन यहाँ पे करेगी। ठीक है, ये यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे ये जो बन रहे हैं ये स्पर्मेटिड है। और ये जो पूरी प्रोसेस है जिसमें मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड होते हैं ये कहलाती है मैच्योरेशन फेज। तो ये पूरी एक फ्लो चार्ट है जिसमें हमने पूरी जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड की प्रोसेस है उसको यहाँ पे शो किया है। इसके बाद में नेक्स्ट जो यहाँ पे स्टेप आएगी वो है स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें ये जो स्पर्मेटिड है वो फंक्शनल स्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो एक सिंगल स्पर्मेटिड है इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें एक हेड होगा और एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होगी। तो ये स्पर्मेटिड और लास्ट में यहाँ पे ये जो बन रहा है वो स्पर्म है। तो एक सिंगल जो स्पर्मेटिड है वो एक सिंगल स्पर्म का फॉर्मेशन करता है और स्पर्मेटिड का स्पर्म एक फंक्शनल स्पर्म में कन्वर्ट होने की जो पूरी प्रोसेस है ये कहलाती है स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, एक सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की बात करें तो ये टोटल कितने स्पर्म बना सकता है। तो एक सिंगल जो स्पर्मेटोसाइट है वो टोटल 4 स्पर्मेटिड या स्पर्म का ये फॉर्मेशन कर सकता है। अगर हम बात करें एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो टोटल कितने स्पर्म का फॉर्मेशन कर सकता है, तो एक जो सिंगल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है
वो 2 स्पर्मेटिड या स्पर्म का निर्माण कर सकता है। तो ये पूरी प्रोसेस थी स्पर्मेटिड के निर्माण की। इसके बाद में नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्पर्मियोजेनेसिस की, कैसे एक जो नॉन फंक्शनल स्पर्मेटिड है वो एक फंक्शनल स्पर्म में कन्वर्ट होता है। क्योंकि स्पर्मेटिड की बात करें तो ये साइज में बड़ा होता है, गोलाकार होता है, इसमें टेल अब्सेंट होती है या पूंछ अब्सेंट होती है, जिसकी वजह से ये गतिशील भी नहीं होता है। लेकिन एक फंक्शनल स्पर्म की अगर बात करें तो वो साइज में कंपेरेटिवली लाइट वेट, हल्का होता है और इसकी स्ट्रक्चर भी नॉर्मल स्पर्मेटिड से अलग होती है। ये गोलाकार बिल्कुल नहीं होता है, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, हेड, मिडिल पार्ट एंड इसकी टेल, 3 पार्ट होते हैं और ये मोटाइल होता है, यानी ये गतिशील होता है, गति कर सकता है। तो कैसे एक स्पर्मेटिड एक फंक्शनल स्पर्म में कन्वर्ट होता है, ये पूरी प्रोसेस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, और इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस है, उसमें एक स्पर्मेटिड जो है वो एक स्पर्म में कन्वर्ट होता है। और इन दोनों की अगर डिफरेंस की बात करें तो ये नॉन फंक्शनल होता है, यानी स्पर्म को जिस काम के लिए बनाया जा रहा है ये अभी उस काम को नहीं कर सकता। स्पर्म का काम होता है फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होना, जो ओवम है उसको पेनिट्रेट करके जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसके पास होती है ये उसको देना। लेकिन ये नॉन फंक्शनल होता है, यानी ये अपना काम प्रॉपर नहीं कर सकता। जबकि स्पर्म जो है वो एक फंक्शनल या क्रियाशील संरचना है या स्ट्रक्चर होती है। प्लस स्पर्मेटिड की अगर बात करें तो ये गोलाकार होता है या स्फेरिकल शेप्ड होता है, या गोलाकार होता है। जैसा कि अब तक हमने जो फ्लो चार्ट बनाया था या जो भी डायग्राम बनाया था उसमें हमने देखा भी था कि ये गोलाकार है। इसके अलावा ये नॉन मोटाइल या अगतिशील होता है, इसमें किसी भी प्रकार की गति देखने को नहीं मिलती है। और इसमें टेल या जो पूंछ होती है वो एब्सेंट होती है या अनुपस्थित होती है। ठीक है। इसके अपोजिट अगर स्पर्म की अगर हम बात करें तो ये फंक्शनल है, प्लस इसकी जो बॉडी होती है या इसकी शेप की बात करें तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड एंड टेल, मोटे तौर पर अगर बात करें तो। बाकी इसकी डिटेल स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। और ये मोटाइल होता है या हम कह सकते हैं कि ये गतिशील होता है, और इसमें टेल प्रेजेंट होती है या पूंछ जो है वो प्रेजेंट होती है, जो इसकी गतिशीलता में इसकी हेल्प करती है, मूवमेंट में इसकी हेल्प करती है। क्योंकि फर्टिलाइजेशन से पहले जो स्पर्म होता है उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक फिक्स जो डिस्टेंस होती है उसमें ट्रेवल खुद चल करके जाना होता है, या उसमें इसको आगे बढ़ना होता है, स्विम करना होता है या तैरना होता है। तो उसके लिए इसमें टेल का होना जरूरी है, जो इसको गतिशीलता या मोटिलिटी इसको प्रोवाइड करवाती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो स्पर्म होता है इसकी जो बॉडी होती है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड होती है और ये कैसे होता है। ये जो स्पर्म है वो स्पर्मेटिड से जो स्पर्म है वो कैसे बना। तो स्पर्म की अगर हम बात करें तो इसकी जो बॉडी है वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, मिडिल पार्ट या मध्य भाग एंड टेल या पूंछ। तो किसी भी फंक्शनल स्पर्म की अगर बात करें तो इसके अंदर जो इसकी बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है या विभक्त होती है, हेड, मध्य पार्ट या मिडिल, टेल या फ्लेजिला भी होती है, उसको फ्लेजिला भी कह सकते हैं। फ्लेजिला को हिंदी में कहते हैं कशाप। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। या स्पर्मियोजेनेसिस की क्रियाविधि या प्रक्रिया कि ये पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसे होती है, कैसे एक स्पर्मेटिड के अंदर ऐसे चेंजेस आते हैं कि वो एक फंक्शनल और एकदम ही अलग टाइप की सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहली जो स्टेप है स्पर्मियोजेनेसिस की वो है फॉर्मेशन ऑफ हेड। यहाँ पे सबसे पहले
जो स्पर्म है उसके हेड पार्ट का फॉर्मेशन होता है। और जो हेड पार्ट की अगर बात करें तो ये स्पर्म का सबसे एंटीरियर पार्ट होता है या सबसे अग्रभाग होता है। और इसकी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो जो हेड होता है वो मेनली दो चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला न्यूक्लियस या केंद्रक, और दूसरा होता है एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम और केंद्रक। तो हेड पार्ट होता है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सिर्फ दो ही चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस या केंद्रक और एक्रोसोम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहली जो स्टेप है उसके अंदर जो सेल है स्पर्मेटिड है उसमें जो भी एक्सेस या जो जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसकी कोई भी जरूरत नहीं है, वो सारी की सारी चीजें जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। जो इसका केंद्रक होता है, जो स्पर्मेटिड का केंद्रक था, ये इसका केंद्रक है, और ये इसकी जो कोशिका झिल्ली है या सेल मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे ये जो केंद्रक है इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होता है जिसकी अब कोई जरूरत नहीं है आगे की प्रोसेस के अंदर, जो एक्स्ट्रा है वो सारी चीजें इसको हटा दिया जाता है ताकि इसको लाइट वेट रखा जा सके, इसको एकदम हल्का रखा जा सके, ताकि ये इसकी जो गतिशीलता है वो बनी रहे। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो छोटा हो जाता है। जब सारा सामान जो भी एक्स्ट्रा सामान था जो सब निकाल दिया, उसके बाद में जो न्यूक्लियस है वो छोटा हो जाता है। और वो कौन कौन सा सामान था जो निकाल दिया गया, तो वो है एक्स्ट्रा जो वाटर था वो निकाल दिया, आरएनए जो न्यूक्लियस होता है उसमें डीएनए प्लस आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं, आरएनए का अब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रोल है नहीं, तो जो आरएनए है उसको भी रिमूव कर दिया जाता है। इसके अलावा जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है या केंद्रक द्रव्य जो यहाँ पे प्रेजेंट है उसको भी यहाँ से हटा दिया जाता है। इसके अलावा न्यूक्लियस में एक चीज और प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोलस या केंद्रिका, उसको भी हटा दिया जाता है। और इसके अलावा अगर आपने एक प्रोटीन होती है इंपॉर्टेंट जो बेसिक टाइप की या क्षारीय प्रकार की होती है, हिस्टोन प्रोटीन, इसमें भी कुछ चेंजेस किए जाते हैं। जो हिस्टोन प्रोटीन होती है इसको एक दूसरी प्रोटीन होती है उससे रिप्लेस कर दिया जाता है, या वो प्रोटीन जो है वो हिस्टोन को हटा करके उसकी जगह ले लेती है, और उसका नाम है प्रोटामीन। ठीक है, जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उसकी जगह प्रोटामीन नाम की एक प्रोटीन ले लेती है। और ऐसी चीज आपको सिर्फ और सिर्फ इस स्पर्मियोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है उसमें ही देखने को मिलेगी। ठीक है, हिस्टोन के कंपैरिजन में इसकी जो क्षारीयता है, इसकी जो एल्कलिटी है वो कंपेरेटिवली ज्यादा है। तो हिस्टोन प्रोटीन का काम होता है जो डीएनए है उसको कंडेंस करके रखना, या छोटी सी जगह के अंदर ज्यादा से ज्यादा डीएनए को वहां पे रखने का काम इसका होता है। तो हिस्टोन के कंपेरिजन में ये ज्यादा क्षारीय है, तो ये काम जो हिस्टोन का होता है वो प्रोटामीन और ज्यादा अच्छे से इसको कर सकती है। तो यहाँ पे ये कुछ चेंजेस है वो आपको फर्स्ट स्टेप के अंदर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे कुल मिलाकर इस स्टेप का जो मेन मोटिव है वो यही है कि जो स्पर्म है उसको हल्के से हल्का रखना है ताकि उसको गतिशीलता ज्यादा से ज्यादा मिले, क्योंकि हल्का होगा तो उसके अंदर मोटिलिटी या गतिशीलता जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगी। इसके बाद की जो नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप है वो है एक्रोसोम के अंदर क्या, एक्रोसोम क्या होता है, कैसे बनता है, इसका काम क्या होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।